हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज की जो क्लास है वो क्वेश्चन का सेशन है जो कि मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। आपके जो क्वेश्चंस हैं मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं और जिनको मैं कम्प्लीटली क्लियर करने वाली हूँ। और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं आए हुए हैं और मेकअप से रिलेटेड हैं सभी क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं आज आपको क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइज पार्ट नेम बताइए मेकअप के लिए। आइज पार्ट नेम फॉर मेकअप। तो देखिए, मेकअप के लिए वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी कम्प्लीटली डिटेल में मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ आपको आई पार्ट्स का। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे प्रॉपरली अगर पूरी डिटेल में देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मैं इसका जो आपको क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आपको दे रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जो क्या होता है ना, ये जो चीज़ होती है दिस वन, आप अपनी आइज़ को ओपन करेंगे और ये जो चीज़ होती है दिस वन, ये क्या होती है? ये आपकी क्रीज होती है। सो ये जो जहाँ पे आपकी ये जो आई जो होती है, यहाँ पे जहाँ पे आपकी डिग होती है ये चीज़, इस चीज़ को हम क्रीज बोलते हैं। ये होती है क्रीज, ठीक है। क्रीज के ऊपर ये वाली जो चीज़ होती है दिस वन, ये बो बोन बोलते हैं इसे, बो बोन। जिससे कि ट्रांजिशन कलर जो है हम बो बोन पे देते हैं। जो आपका फेस शेड होता है उससे 1 से 2 शेड जो डार्क कलर है हम ऊपर की तरफ देते हैं, ठीक है ना। क्रीज से ये बीच वाली आपकी क्रीज होती है, इसके ऊपर बो बोन होती है। यहाँ पे होती है आपका इनर वी कॉर्नर। इनर यानी अंदर की साइड, इसको बोलते हैं इनर वी। मैंने पूरी डिटेल में आपको बताई हुई है। मैंने जब मेकअप की क्लासेस ले रही हूँ, पूरी क्लासेस ले रही हूँ, पूरी इसी वजह से मैं एक एक क्लास ले रही हूँ पूरी डिटेल में, ठीक है। इसके मैंने पूरी डिटेल, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इट इज़ इनर वी। ये होती है आउटर वी, बाहर वाली वी, आउटर वी। ये जो सेंटर वाली होती है इसे हम, वैसे तो ये जो पूरी होती है इसे हम पैलेट बोलते हैं, पैलेट, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं इसे हम आई बॉल भी बोल सकते हैं, आई बॉल, या फिर ये मिडल पार्ट होता है, ठीक है, आई बॉल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो होती है हमारे पास दिस वन, ये लोअर वाटर लाइन होती है अंदर की तरफ, जहाँ पे काजल लगाते हैं, लोअर वाटर लाइन। और जो ऊपर की तरफ होती है वो अपर वाटर लाइन होती है, अपर वाटर लाइन। और ये सेंटर में होता है, ये होता है आपका टीयर डक्ट। टीयर डक्ट, जहाँ पे जब हम रोते हैं तो हमारे आंसू आते हैं ऐसे, तो इसे बोलते हैं टीयर डक्ट, ठीक है। और ये जो है हमारी बो बोन होती है, यहाँ पे हम हल्के से हाईलाइट, जहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं वो बो बोन होती है। ये हमारे क्रीज पे हम ट्रांजिशन कलर्स देते हैं, इसे हम लिड भी बोलते हैं, लिड। ये हमारी लिड भी होती है और यहाँ पे ये हमारी क्रीज भी बोल सकते हैं। ये हमारी पैलेट भी होती है, इनर वी, मिडल, आउटर वी ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे आइज़ के पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट कि अगर इसे आपको, ये आपका क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इसका आंसर दिया है। अगर इसे फुल डिटेल देखना चाहते हो ना तो आप मेरे जो चैनल पे देख सकते हो कम्प्लीटली। तो ये है आपके आई पार्ट्स नेम ऑफ मेकअप। नेक्स्ट है मेकअप ब्रशेज़, ये मेरे हाथ में है। मेकअप ब्रशेज़ एक्सपायर होते हैं क्या? देखिए, मेकअप के ब्रश ये ना एक्सपायर नहीं होते, ये ना कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, ठीक है ना। एक्सपायर नहीं होते हैं। देखिए, ब्रश एक्सपायर नहीं होते हैं। ये क्या होता है, कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। आपका जो ये ब्रश है प्रॉपरली वर्क नहीं करता, ये इसके टिथ जो है वो ख़राब हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं, आप प्रॉपरली वर्क नहीं करते, ये हो जाता है। लेकिन एक्सपायरी नहीं होती इनकी कोई, ठीक है। आपको जब ख़राब होता है आपको खुद ही पता लग जाता है कि जो टीथ है ना वो ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, रफ़ दिखाई देने लग जाते हैं, तो ये हो जाता है। लेकिन एक्सपायरी नहीं है इनकी, ठीक है। और वो भी ख़राबी ये नहीं कि बहुत, अब मैं इतने सालों से अपने जो ब्रशेज़ हैं यूज़ कर रही हूँ, ये आज तक ख़राब नहीं हुए। काफ़ी साल हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए इन्हें। तो यूज़ करना आप पे भी मैटर करता है कि देखिए, आप किसी भी चीज़ को अगर प्रॉपरली यूज़ करोगे ना वो ख़राब नहीं होती जल्दी से। अगर आप उसको बहुत हार्शली, रफली यूज़ करोगे तो वो ख़राब जल्दी होती है, ये होता है, ठीक है ना। तो ख़राब नहीं होते हैं, एक्सपायर नहीं होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। एक्सपायर नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं। इनके जो टीथ है ना वो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं होते जितना आप सोच रहे हो कि बहुत जल्दी है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेकअप फाउंडेशन से रिलेटेड है।
कैन वी अप्लाई फाउंडेशन और मेकअप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिफाई क्रीम? ये कह रहे हैं कि क्या हम क्रीम में मिक्स करके अपने यानी क्रीम लगाने के बाद फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं या फिर मिक्सिफाई करके कर सकते हैं? कैन आई अप्लाई फाउंडेशन और मेकअप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मिक्सिफाई क्रीम? क्रीम के बाद, देखिए क्रीम के बाद फाउंडेशन, या देखिए मेरे अकॉर्डिंग या तो आप पहले क्रीम लगाएं या आप फाउंडेशन लगाएं। आप एक ही चीज़ लगाएं, आप दोनों चीज़ें ना लगाएं। जो ये क्रीम है ना आपके फेस को वाइट की तरफ लेके जाती है, वाइट की तरफ लेके आती है, एक वाइट टिंट देती है, जबकि जो फाउंडेशन होता है वो आपकी फेस शेड का होता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने जो हल्का सा, अगर आपके पास कोई डार्क कलर का फाउंडेशन है तो आप उसमें हल्की सी क्रीम मिक्स कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा लाइट हो जाए, ऐसा कर सकते हैं। वो अगर आप फाउंडेशन में क्रीम मिक्स करते हो ना तो वो आपका फाउंडेशन थोड़ा लाइट शेड में आ जाता है। अगर आपका ऑलरेडी लाइट है और उसमें क्रीम मिक्स कर दोगे तो और ज़्यादा लाइट आ जाएगा। क्रीम वाइट की तरफ लेके जाती है, फाउंडेशन स्किन के अकॉर्डिंगली होता है, ठीक है ना। तो बात अप्लाई करने के नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे पर्सन्स को जो फाउंडेशन के साथ जो है फाउंडेशन में क्रीम मिक्स करके यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने देखा है, बहुत ज़्यादा देखा है ये। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप या तो क्रीम ही लगाएं या फाउंडेशन ही लगाएं। हाँ, अगर आपका फाउंडेशन थोड़ा डार्क है तो उसमें हल्की सी क्रीम मिक्स करके आप उसको लाइट शेड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the basic shades of foundation we should have as a makeup artist? यानी आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो और आपके पास कौन कौन सी शेड्स होनी चाहिए फाउंडेशन की। देखिए फाउंडेशन की बहुत सारी शेड्स आती हैं, बहुत सारी, ठीक है। तो आप हर एक शेड हर एक आर्टिस्ट के लिए रखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी फाउंडेशन की शेड्स रखना एक बार में पॉसिबल है ही नहीं है और कोई भी नहीं रखता एक्चुअली मैं बताऊं तो। कौन कौन सी शेड्स आपको रखनी चाहिए? सबसे पहले आपको आइवरी शेड आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। आइवरी शेड मीन्स जैसे कि 1 नंबर की जो फेयर पर्सन्स होते हैं वो शेड ज़रूर होनी चाहिए। सेकेंडली आपके पास एक डार्क शेड भी ज़रूर होनी चाहिए। थर्ड आपके पास एक मीडियम यानी 2 नंबर की 3, यानी कि अब मैं नॉर्मली अगर नंबर्स में बात करूँ ना, आपके पास 1 2 3 4 ये 4 नंबर की शेड्स ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंडियन स्किन टोन होती है ना वो इन्हीं 4 नंबर्स में से होती है मैक्सिमम पर्सन। इससे 4 नंबर से डार्कर जो होता है वो बहुत कम होते हैं जो 4 नंबर से डार्कर होते हैं, लेकिन 4 तक तो होते हैं, ठीक है। तो आपको ये 4 नंबर जो शेड होगी वो बहुत ही यानी ऐसी शेड होगी कि अगर आपको इन शेड के बीच में कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है जो मान लीजिए आपके पास ऐसा क्लाइंट आ गया जिसकी शेड ना तो 1 में आ रही है ना 2 में आ रही है, तो अब आप क्या करोगे? तो आप ऐसे कर सकते हो ना कि आप 1 लीजिए और आप 3 नंबर लीजिए और उनको ना 1 नंबर हल्का सा ज़्यादा लीजिए और 3 नंबर हल्का सा कम लीजिए, उनको मिक्स करके उनकी फाउंडेशन शेड बना लें। ऐसे कर सकते हो ना आप, ठीक है ना। और या फिर 2 उसमें मिक्स कर ले, 2 और कम मिक्स होगा और 1 थोड़ा सा 1 और 2 की इक्वल क्वांटिटी रख के कर लें, या 1 ज़्यादा कर लें, 3 को थोड़ा कम कर लें, तब कर लें, तब भी आपकी एक शेड जो है प्रॉपर बन जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे तो अलग अलग जो कंपनीज़ हैं उनकी जो शेड्स हैं वो अलग अलग होती हैं, जैसे कि अलग अलग नंबर्स में आती हैं। जैसे कि अगर मैं क्रियोलोन की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे जो FS29 क्रियोलोन में सुप्रा में FS29 शेड जो है, ये FS28 और 29 शेड जो है ये जो है बिल्कुल स्टार्स होते हैं आपके मेकअप के। FS29 ये देखिए शेड है, ये इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग होती है। जैसे FS29 दैट इज़ FS22 ये शेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पास यहाँ पे कम से कम 4 से 5 शेड्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं और दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो हर एक शेड रखना अवेलेबल ज़रूरी नहीं है, लेकिन
जो इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको शेड सेलेक्ट करने पड़ते हैं। बाकी आप ऐसा भी कर सकते हो, एक और आपके पास ऑप्शन है, एक लाइट शेड रखें, एक डार्क शेड रखें, और जब भी आपको ज़रूरत पड़े उसके अकॉर्डिंग कम्बिनेशन करके आप अपने क्लाइंट पे यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजीली, और आपको एक प्रॉपर शेड मिल जाएगा। जो भी आपको शेड चाहिए उस तरह से कीजिए। मैंने आपको फाउंडेशन मिक्सिंग की वीडियो मैंने आई थिंक कल ही मैंने अपलोड की है, फाउंडेशन मिक्सिंग की वीडियो, वो देखिए। उसमें मैंने प्रॉपर फाउंडेशन मिक्सिंग किस तरह से करनी है, किस तरह के अंडरटोन के अकॉर्डिंग करनी है, वो भी मैंने आपको बताई है। तो इस तरह के शेड्स आपको अपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपने पार्लर में या सैलून में रखनी चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि कौन सी शेड्स जो हैं वो बेसिक शेड जो है फाउंडेशन की वो रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, डू आई हैव टू डू मेकअप वाइल आई एम गोइंग टू बाय ए फाउंडेशन। ये कह रहे मुझे क्या करना चाहिए जब मैं एक फाउंडेशन को खरीदने जा रही हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ आप क्या करें। जब आप एक फाउंडेशन खरीदना जा रहे हैं, सबसे पहले आपको अपनी अंडरटोन चेक करनी है। अंडरटोन अपने नर्व से। मेरे पास आज भी एक क्वेश्चन आया था अंडरटोन के अकॉर्डिंग कि अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग मैं कौन सा फाउंडेशन चूज़ करूँ। आज भी मेरे पास एक और इसके अलावा भी एक और क्वेश्चन है सेम। देखिए आपको सबसे पहले अंडरटोन चेक करनी है। अगर आपकी जो वेन्स है ना, अगर ब्लू कलर की है तो मतलब आप कूल अंडरटोन की हो और आपको कूल फाउंडेशन शेड लेनी है। अगर आपकी अंडरटोन ग्रीन कलर की है तो आपको वार्म अंडरटोन की फाउंडेशन शेड लेनी है। अगर आपकी ग्रीन और ब्लू दोनों है, जैसे मेरी दोनों है, ग्रीन भी है ब्लू भी है, तो मैं न्यूट्रल में हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ, तो मुझे जो है न्यूट्रल फाउंडेशन शेड लेनी है जिसमें थोड़ा ग्रीन टिंट हो। कूल अंडरटोन वालों के लिए तो ब्लू टिंट की ज़रूरत पड़ती है। वार्म अंडरटोन वालों के लिए येलो टिंट पिगमेंट होना चाहिए फाउंडेशन में। न्यूट्रल के लिए हल्का सा ग्रीन टिंट होना चाहिए। तो ये मैंने फाउंडेशन मिक्सिंग लास्ट टाइम बताई थी, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद है तो अभी कल की मैंने ये टॉपिक मेरा था कल का। तो देखिए आपको जो है क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी अंडरटोन कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन चूज़ करना है। सेकेंडली आप ये देखिए कि आपकी स्किन टोन कौन सी है, मीन्स टू से कि आप फेयर में आते हो, आप मीडियम में आते हो या डार्क में आते हो। जैसे कि मैं न्यूट्रल अंडरटोन की हूँ, मैं मीडियम में आती हूँ, ना मैं फेयर नहीं हूँ ना ही मैं डार्क हूँ, मैं मीडियम में आती हूँ। तो मुझे जो सूट करेगा ना, न्यूट्रल में 2 नंबर की जो फाउंडेशन है वो चूज़ करना चाहिए। एक तो आप ये चीज़ करें, अपनी अंडरटोन देखिए उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन ले लें। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, आपने एक टेस्टर करें। टेस्टर मतलब आप ना ईयरबड जो ईयर में डालते हैं ना, इसके आगे हल्की सी कॉटन लगी हुई होती है, आप ना टेस्टर ले आएँ, अपने शॉपकीपर पे जाएं, उनको आप ना उन्हें टेस्टर दे दो। टेस्टर लेके आप क्या करें, आप ना थोड़ा सा फाउंडेशन अपने टेस्टर पे लें और घर आके, अभी उसे बाय ना करें, घर आके ना आप उसे यहाँ पे अपने इस जगह पे अप्लाई कर लें और अप्लाई करके उसे छोड़ दें। कितने देर के लिए, कम से कम आप इसे 2-3 घंटे के लिए ना ऐसे ही लगा रहने दें। अब 2-3 घंटे बाद आप चेक कीजिएगा कि अगर वो फाउंडेशन डार्क हो गया है, यानी कि जो शेड था उस शेड से डार्क हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपका फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है ना, इसका मतलब यह है कि आपकी स्किन पे वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हो सकता है। बेशक आप अपनी स्किन टोन का लाए हो, बेशक आप अपने अंडरटोन का लाए हो, लेकिन वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, अब आपको ये करना है कि जब भी अब दोबारा से फिर से आप अपने शॉपकीपर पर जाओगे, उन्हें कहिए कि ये जो फाउंडेशन उन्होंने आपने चूज़ किया है ना, उससे एक शेड लाइट फाउंडेशन लें, ताकि अगर वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी हो जाए तो ऑक्सीडाइज होके वो आपकी स्किन टोन का बन जाए। ठीक है ना, ऑक्सीडाइज होके वो आपकी स्किन टोन का बन जाए और वो ऑकवर्ड ना लगे, अजीब ना लगे। ये आपको करना है। और थर्ड थिंग कि आपको प्राइमर ज़रूर लगाना है फाउंडेशन लगाने से पहले, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये आपको करना चाहिए फाउंडेशन बाय करने से पहले, जब भी आप फाउंडेशन बाय करने जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 17 ईयर्स ओल्ड, मैं 17 साल की हूँ। कुड आई यूज़, क्या मैं यूज़ कर सकती हूँ NYBAE फाउंडेशन कंसीलर करेक्टर स्टिक फॉर मेकअप के लिए? डज इट हार्मफुल फॉर माई स्किन? काइंडली टेल।
देखिए, सबसे पहली बात है कि आप 17 ईयर्स के हैं। जो 17 ईयर्स, बात यूज़ करने की नहीं, आप यूज़ कर सकते हो। ये जो आप फाउंडेशन बता रहे हो NYBA, अच्छा फाउंडेशन है, अच्छा करेक्टर है, अच्छे से हाईलाइट भी करेगा। अगर आप उसे हाइड करने के लिए, डार्क स्पॉट्स हाइड करने के लिए यूज़ कर रहे हो तो डार्क स्पॉट्स भी हाइड करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन प्राइमर ज़रूर लगाएं, ठीक है ना। अगर आप प्राइमर नहीं लगाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के मेकअप में फेस करनी पड़ती हैं। सेकेंडली, आप कह रहे हो कि आप 17 ईयर्स के हो। जो 17 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं उनके फेस पे ऑटोमेटिकली ही बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो होता है। उनको इतने ज़्यादा मेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको बिल्कुल नॉर्मल से मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमर लगाएं, आप लगा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं करेगा, और एक दो बार में कोई हार्म नहीं करती है चीज़। अगर आप रेगुलरली किसी चीज़ को मत करो, मैं रेगुलरली ना करो, ठीक है ना। क्योंकि 17 ईयर्स बहुत ही अच्छी सी एज होती है जिसमें बहुत अच्छा और सुंदर सा ग्लो होता है फेस पे, जो कि नेचुरल होता है, और आपका नेचुरल ग्लो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 17, 18, 19, 20 ये एज जो होती है ना, 15 से आगे जाकर, और 25 से पहले वाली एज, 25 से ये जो 10 ईयर्स होते हैं ना, आफ्टर 15 एंड बिफोर 25, ये जो है ये ग्लो की एज होती है, जिससे आपका फेस ग्लो करता है, वार्म आता है और बहुत ही प्रिटी लगता है। तो इसमें एक स्मूथ से मेकअप की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कलर करेक्टर कंसीलर्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है इस एज में, ठीक है। यहाँ जैसे मेरी एज है, मेरी एज काफ़ी अच्छी एज है, मैं 30+ हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मैं फिर भी कंसीलर वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि पिगमेंटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, तो इसके अकॉर्डिंग भी ये भी देखना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के, लेकिन कम ही यूज़ करें क्योंकि एज आपकी काफ़ी अच्छी है। बाकी ये NYBA की फाउंडेशन कंसीलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अच्छी होती हैं और कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अप्लाई फाउंडेशन आफ्टर अप्लाइंग क्रेलोन मेकअप बेस। क्रेलोन का, जैसे मैंने आपको दिखाए थे ये रिफल्स, ये क्रेलोन के सुप्रा के थे। ये कह रहे कि उन्होंने क्रेलोन से बेस सेट किया है, क्या फाउंडेशन अप्लाई करना ज़रूरी है? बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं भी क्रेलोन के जो बेस है यूज़ करती हूँ। फाउंडेशन मैं तब अप्लाई करती हूँ जब मैं किसी ब्राइडल को रेडी कर रही हूँ, तब फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, क्योंकि फाउंडेशन एक अच्छा सा बिल्डअप देता है। जैसे कि बेस, देखिए बेस और फाउंडेशन में फ़र्क समझिए। मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है, एक बिल्डिंग बन रही है, तो उसकी जो नींव होती है ना, घर बना रहे हो आप, उसकी जो नींव है ना, वो उसका बेस है। और फाउंडेशन जो ऊपर डल रहा है ना, जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, दैट इज़ फाउंडेशन। तो बेस जो नींव है, फाउंडेशन उसका बिल्डअप है। आप यूज़ कर सकते हो बेस के ऊपर फाउंडेशन, ज़रूर यूज़ कर सकते हो। आपको नाम से पता लगे बेस फाउंडेशन, आपको क्लियर हो गया होगा ये, है ना। तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप ये क्रेलोन के जो बेस हैं उन्हें यूज़ करके आप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप बेस लगा के डायरेक्टली सेट भी कर सकते हो अपने लूज़ पाउडर से, ठीक है। मैं दो चीज़ें कभी मैं इकट्ठे नहीं लगाती। क्यों? क्योंकि मुझे, आपने क्रेलोन का जो ये जो बेस होती हैं वो बहुत अच्छी होती है। आप फाउंडेशन, आप सिंगल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, आप क्रेलोन का सिंगल बेस भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लगाना चाहते हो तो आप लगा भी सकते हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ज़रूरी ही लगाना है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर लेकिन ब्राइडल हैं तो उनको अच्छा बिल्डअप चाहिए होता है, बेस पे अच्छे से फाउंडेशन, यानी कि वही नींव बना के घर बनाना होता है, तो इसी वजह से उन्हें देते हैं। तो आई थिंक आप सेटिस्फाई हो गए इस क्वेश्चन से। तो मैं इस क्वेश्चन का नॉर्मली आंसर ये है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। क्योंकि अगर मेरी बात करें तो मैं जैसे क्रेलोन का अगर मैं बेस अप्लाई करती हूँ, मैं FS28 FS29 को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरी स्किन पे बहुत सूट जाता है, और लेकिन मैं उसके ऊपर फाउंडेशन नहीं लगाती। इट्स जस्ट ये अपना अपना वे होता है यूज़ करने का। आप ये नहीं कह सकते कि वो ऐसे करता है वो ऐसे करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है ना। हम कभी किसी को कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। कोई किसी में ठीक होता है, कोई चीज़ किसी में ठीक होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट शुड आई यूज़ ऑन फेस आफ्टर लैक्मे एब्सोल्यूट मेकअप रिमूवर। वो कह रहे हैं कि मुझे क्या यूज़ करना चाहिए कि उन्होंने लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप रिमूवर यूज़ किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया है, मेकअप किया था, उन्होंने लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप रिमूवर लिया, मेकअप रिमूवर से रिमूव कर दिया, तो अब वो क्या करें। देखिए ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अपने मेकअप को मेकअप रिमूवर से रिमूव कर रहे हैं। मेकअप को हमेशा दो चीज़ों से रिमूव करना चाहिए, मेकअप रिमूवर से और सेकेंडली आपकी जो फेस वाइप्स होती हैं उससे। क्यों? क्योंकि आप अगर वाटर लगा के साबुन से उसे लगाओगे ना, एक तो आपका मेकअप उतरेगा नहीं, ठीक है ना, अच्छे से नहीं उतरता है, रह जाता है वो आपके फेस पे। दूसरा कि आपका मेकअप ना फेस पे रहने से थोड़ा ड्राइनेस की तरफ चला जाता है। ऊपर से एक तो आगे मेकअप लगाया है, कॉस्मेटिक्स लगाए हैं, थोड़ा ड्राइनेस की तरफ रहेगा फेस, और आपने ऊपर से साबुन लगा लिया तो और ज़्यादा हार्श लगेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लिया। लैक्मे एब्सोल्यूट का मेकअप रिमूवर काफ़ी अच्छा है। तो उसके बाद आपको क्या लगाना चाहिए, मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लिया आपने, अगर आप चाहते हैं तो आप फेस वॉश से वॉश कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। रिमूव करने के बाद अगर आप नहीं अवेलेबल नहीं, कभी कभी हम पार्टीज़ में होते हैं, हम नहीं कर सकते, किसी घर होते हैं नहीं कर सकते, तो आपने मान लीजिए रिमूव करके, मेकअप रिमूवर से रिमूव करके आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करें। मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मलाई का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा प्रोडक्ट अप्लाई करें जो आपके फेस को मॉइस्चर दे, ठीक है, एक हेल्दी चीज़ अप्लाई करें। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट रहेगा और थोड़ा हार्म भी कम होगा, ड्राइनेस भी कम होगी। नेक्स्ट, वेयर वी कैन स्टोर मेकअप रिमूवर लिक्विड, यानी कि हमें मेकअप रिमूवर को कहाँ स्टोर कर सकते हैं। कहाँ, देखिए कहीं स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोच रहे हो कूल प्लेस में स्टोर करना है। आप नॉर्मली रखिए, मैंने मेरे खुद प्रोडक्ट नॉर्मल रखे हुए हैं, मैंने खुद अपना मेकअप रिमूवर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रूम टेम्परेचर पर रखें, आपको कोई स्पेशली फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ 3 फीचर्स ऑफ मेकअप रिमूवर ऑयल। मेकअप रिमूवर ऑयल के 3 फीचर्स बताएं। देखिए मेकअप रिमूवर से आप क्या कर सकते हो, आप क्या सोचते हो कि आप मेकअप रिमूवर से सिर्फ मेकअप ही रिमूव कर सकते हो। देखिए एक तो यही है, मेकअप रिमूवर से मेकअप रिमूव कीजिए, बहुत अच्छे से रिमूव होगा। यानी कि ये नहीं है कि मेकअप निकल नहीं रहा है साबुन से यूज़ करोगे निकल, ऐसा नहीं है। सेकंड फीचर ये है कि आपको ना साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेस पे। मान लो आप कहीं गए हुए हो, बाहर हो आपको क्या साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फेस पे। आप मेकअप रिमूवर है, आप अपना कॉटन लीजिए, मेकअप रिमूवर से रिमूव कर दीजिए। एक तो आप ये कर सकते हो, ठीक है ना। और थर्ड थिंग कि ये किसने कहा है कि मेकअप रिमूवर से सिर्फ मेकअप ही रिमूव कर सकते हैं, आप वैसे भी अपने रिमूवर को यूज़ कर सकते हैं। मीन्स टू से कि अगर आप बाहर आउटिंग पे हैं लेकिन मेकअप नहीं है, आप डस्ट पार्टिकल जो हैं धूल से आपको थोड़ा अजीब फील हो रहा है, तब आप मेकअप रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं, सारे डस्ट पार्टिकल वो रिमूव कर देगा। तो ये तीनों काम मेकअप रिमूवर साथ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेकअप को ही रिमूव करें, मेकअप को भी रिमूव कर सकते हैं, वैसे भी इसे यूज़ कर सकते हैं, जो अगर बाहर आउटिंग पे हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। और मान लीजिए साबुन आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप सो कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।